हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आपका आज जो लास्ट एग्ज़ाम था सामाजिक विज्ञान का वो ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो आपने एमसीक्यू करके आया है, तो कितना सही है उसे मिलाइएगा। प्लस मानचित्र का भी आंसर देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्या होना चाहिए उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने 1860 में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो पूना पैक्ट हुआ था हमारा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो वो होती है सामुदायिक सरकार। ठीक है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, मतलब सिलेबस सही था लेकिन उतना ध्यान नहीं जाता लोगों का। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है। बोला संघ में शक्ति किसके बीच विभाजित होती है। तो काफ़ी इजी था ये, केंद्र और राज्य के बीच। नेक्स्ट 5वां नंबर, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है। तो इसे वही कर सकता था जो पढ़ के गया होगा, तो वो था हमारा 33%। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। मतलब राजनीतिक दल में क्या क्या होना चाहिए। तो भैया नेता भी होना चाहिए, सही बात है। सक्रिय सदस्य भी होने चाहिए, तभी तो काम होगा। पार्टी का अनुयायी भी होने चाहिए, मतलब फॉलोअर, तो हो जाएगा ये सभी। वैसे भी जनरली इन सभी में ऐसा ऑप्शन दिया होता है तो वही सही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, बोल रहा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो वो हो गया हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुना गया उनका नेता। 8वां नंबर देखते हैं, बोल रहा है 8वां नंबर में किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो ये भी फैक्ट्स है, अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। वर्साई की संधि, सॉरी वर्साई नहीं होगा, ये होगा कुस्तुनतुनिया की संधि। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, आप अजीब टाइप में नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया। ये तो बेसिक नॉलेज वाली चीज़ है, तो ये हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट 10वां नंबर, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। तो ये हो जाएगा हमारा नागपुर अधिवेशन। 11 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो 11 का हो जाएगा हमारा 1973। 12 नंबर, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भागीरथी नदी पर। 13 नंबर देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। यहाँ पे रबी खरीफ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे मोटा अनाज बोल रहा है। आजकल मोटा अनाज नहीं, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, खूब प्रचार चल रहा है कि भैया मिलेट्स खाइए, हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। मतलब वो धातु नहीं है, अधातु। तो लोहा तो धातु होता है, बॉक्साइड भी, सोना भी, अब फर्क हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। वैसे भी अगर आप छांटना चाहते तो छांट लेते, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी एक बार खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकती है, लेकिन हवा खत्म नहीं हो सकती है। ठीक, 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्रक के अंदर कौन आता है हमारा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का कुंभार, जो होता है द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। 17 नंबर, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर था। तो ये तो काफ़ी पीछे का पूछ दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड ही हम कहेंगे, इतना लड़के याद नहीं करके जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नेपाल सबसे पीछे था। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। मतलब छोटे बच्चे की ज़्यादा मृत्यु होती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। 19 नंबर, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा। तो वैश्वीकरण का किस पे विपरीत पड़ा था, श्रमिक वर्ग पे। ठीक है, विपरीत प्रभाव पड़ा। 20 नंबर, सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन सबको नहीं पता होता। ये RTI एक्ट 2005 के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पार्ट बी। ठीक है,
तो ये भी काफ़ी ईजी है, जिसमें आपको उदारवाद बोल रहा है या जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी ईजी था, आपने लिख दिया होगा। ठीक, बोल रहा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब लोगों के द्वारा चुना गया नेता, ये हो गया। या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, मतलब हर धर्म को मानने की प्रावधान किया गया है। तो दोनों ईजी क्वेश्चन था, या लोकतंत्र वाला या धर्मनिरपेक्षता वाला, ये भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा देखते हैं, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। ठीक, और रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाली भू आकृतियों के, मतलब रेल हमें बिछाना है तो उसमें क्या दिक्कत आता है, पहाड़ आ गया, कहीं नदी आ गई, कहीं पे नाला आ गया, ठीक है, कहीं पे दलदल आ गया, तो ये चीज़। चौथा नंबर, वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, या ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना करिए। तो ये तो अगर आप लर्न किए होंगे, वैश्वीकरण वाला जनरली लड़के याद करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। उसका मतलब आप आंसर लिख लिए होंगे। नेक्स्ट, तो इजी प्रश्न था, उतना हार्ड नहीं कहेंगे कि प्रश्न हार्ड था। पांचवा, नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। काफ़ी इजी प्रश्न है नेपोलियन, या उससे भी इजी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखना था, ये भी इजी था। 6 नंबर, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना कीजिए, या भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो ये जाति वाला लड़के कर लिए होंगे, जाति मतलब कास्ट बेस्ड जो सिस्टम करता है कि हम अपने ही जात वाले को वोट देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा लीडर है, जो अच्छा काम करता है, उसको वोट देना चाहिए, जात पात नहीं देखना चाहिए सब चीज़। 7वां नंबर बोल रहा है, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए, या भारत के कुछ भागों में जल दुर्लभता एक गंभीर समस्या है, समीक्षा कीजिए। तो ये भी बना के लिख सकते थे इस पर कि कुछ भागों में जल नहीं है, या भू संसाधन, भूमि का संसाधन, ये भी बना के लिख सकते थे। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में बोल रहा है, और उपभोक्ता अधिकार, ये काफ़ी जी है। उपभोक्ता अधिकार मतलब हम लोग जो सामान खरीदते हैं, हम लोग को क्या अधिकार है, अगर कोई ख़राब सामान दे दे तो कैसे बदलना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, ये सब था। तो ओवरऑल ठीक था, हार्ड नहीं कहेंगे, इजी ही था। ठीक, अब चलिए मानचित्र संबंधी प्रश्न देख लेते हैं, क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको बताया गया कि इसी चिन्ह के द्वारा भरना है, और आधा नंबर सही नाम पे और आधा नंबर सही जगह पे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंपारण। ठीक है, चंपारण हुआ था, कहाँ पे है चंपारण, बिहार में। तो आपको बिहार में चंपारण दिखा देना था इस तरह गोल करके, तो आपको पूरा आधा आधा 1 नंबर मिल जाता। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में आप दिखा देते हैं। तीसरा है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये नागपुर हो जाएगा, दिसंबर 1920। वह स्थान जहाँ पे सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा दांडी में हुआ था। ठीक है, और वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस ने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर यानी पाकिस्तान में आप दिखा देना था आपको। तो ये काफ़ी ईजी था हिस्ट्री वाला। अब देख लेते हैं बायोलॉजी वाला कैसा था। पहला बोल रहा है कि ताप्ती नदी नाम सहित चिन्ह द्वारा दर्शाइए, मतलब कहना चाह रहा है कि जो ताप्ती नदी है कहाँ पे जाती है या कहाँ से निकलती है। तो देखिए जो ताप्ती नदी है ना, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, बहते हुए जाती है। तो तीनों में से अगर आप कोई एक दिखा देते तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। नेक्स्ट, यानी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या गुजरात कहीं पे भी दिखा देते ऐसे करके और लिख देते वहाँ पे ताप्ती नदी, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान की राजधानी नाम सहित इस चिन्ह के द्वारा, काफ़ी स्थान था, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान में जयपुर लिख देते इस चिन्ह द्वारा। कांडला बंदरगाह नाम सहित, तो देखिए कांडला बंदरगाह जो है ना गुजरात में है। ठीक है, तो आप गुजरात भी कर सकते थे। अब बोला नाम सहित, उसका ऐसे नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक, और कांडला भी आप लिखें तो कोई गलत वाली बात नहीं है, गुजरात आप दिखाएं तो। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम सहित, देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है खुद ही नाम है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूरा नाम है उसका, और ये हमारा उत्तराखंड। ठीक, और नेक्स्ट है अरावली श्रेणी नाम सहित। तो अरावली श्रेणी देखिए आपका ये दिल्ली से स्टार्ट होकर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तो जनरली राजस्थान में होता है लेकिन चारों तरफ फैला हुआ है। तो अगर आप दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात ऐसे करके दिखा दिए हैं तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए है जो अच्छे से देख नहीं सकते। तो ओवरऑल ज़्यादा हार्ड मैं नहीं कहूँगा, ईजी था ये पेपर। ठीक है, अगर आप पढ़ के गए होंगे अच्छे से तो सारा क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अभी तक इतना ही, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 11th के इस पर बेस्ट मटेरियल मैथ के और इंग्लिश के और भी सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो अभी तक के लिए इतना ही, एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए। काफ़ी दिनों से आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। ठीक है, तो अभी तक के लिए नहीं, जय हिंद, नमस्कार।